कोरल ड्रॉ में कल हमने ये पिक टूल देखा था कि पिक टूल के क्या इस्तेमाल होते हैं। कि पिक टूल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और शेप टूल जो है, शेप टूल से हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर F10 उसका शॉर्टकट होता है, उससे शेप टूल से उसको आकार दे सकते हैं। और इसको कंट्रोल Q से हम उसको कन्वर्ट टू कर्व करके फिर मज़ीद उसको शेप दे सकते हैं अलग अलग। तो ये चीज़ हमने देखा था। और इसके बाद में ये भी हमने जाना था कि स्मज ब्रश रफ एंड ट्रांसफॉर्म टूल से क्या होता है कि स्मज ब्रश से हम जो पोर्शन है तो उसको थोड़ा स्लाइटली ऐसे मतलब चेंजेस कर सकते हैं उसमें। और रफ एंड ब्रश से जो स्ट्रेट लाइन जा रही होंगी तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिखाई दे रही है ऐसे, तो ये वाला इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये टूल थे रफ एंड ब्रश का, स्मज ब्रश का। ट्रांसफॉर्म से हम उसको रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। सपोज़ ट्रांसफॉर्म करके का आपको बताएंगे। ट्रांसफॉर्म से जो पिक्चर सेलेक्ट की हुई थी उसको हम ऐसे रिसाइज भी कर सकते हैं और ऐसे रोटेट कर सकते हैं अलग अलग। अभी इसके डुप्लीकेट्स बनते जा रहे हैं, तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। शेप टूल और उसके सब टूल्स का ये इस्तेमाल था। उसके बाद में नेक्स्ट है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का ये मतलब होगा कि अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है, वो ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट है तो फिर हम क्रॉप टूल में देखिए कितने सब टूल्स है। क्रॉप, नाइफ, इरेज़र जिसको X शॉर्टकट है, और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। तो अब जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल की हेल्प से हम अगर इतना सेक्शन जितना आ रहा है, अभी वो बताएगा एक, बाकी का डिसेबल करके जो इनेबल सेक्शन है, यानी कि आप उतनी चीज़ रखना चाह रहे हैं, बाकी को कट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बाद में जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिमेनिंग सेक्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आप आपकी इमेजेस पर या शेप्स पर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप कट करना चाह रहे हैं, जैसे बॉक्स में से आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन लेना था जिसको आपको एल वगैरह शेप में बनाना था, तो आपने क्या किया कि बॉक्स के जो अदर सेक्शंस है उसको सेलेक्ट ना करते हुए में आपको जो रिक्वायर्ड था वो आपने सेलेक्ट करके उसको कट कर दिया। सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक स्टार है, स्टार में आपको इसे क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन दरकार है कहीं पर रखने के लिए। तो आपने उसको सेलेक्ट किया और डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको उतना ऑब्जेक्ट, सिर्फ ओनली दैट ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। अब ये तो था क्रॉप टूल। अब देखिए यहाँ पर जब हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं तो क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आती है कि विड्थ कितनी लेना चाहिए, हाइट कितनी। ये तो हमने हमारे मैनुअल सेलेक्ट किया है। अगर हम इसको 100 कर देते हैं या 129, जिस तरह से भी, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्लियर क्रॉप मार्की क्लियर द करंट क्रॉप मार्की। तो ये यहाँ से मार्की जो आई थी वो हट जाएगी, उसका मतलब ये है क्लियर करने का कि साइड में क्लिक। और अगर आप वहाँ से अगर सेलेक्ट नहीं करते तो बाहर इसको दूसरा शेप ले लीजिए तो वो निकल जाएंगी। तो इस तरह से ये इस्तेमाल था क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल के अलावा दूसरा टूल है जिसका नाम है नाइफ टूल। नाइफ टूल की मदद से हम कट कर सकते हैं। यानी कि मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट से शुरू हुआ, ऐसे हम सेक्शंस को ये ऐसे कट कर सकते हैं। अभी यहाँ से कट होने के बाद उसमें इस तरह से ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर क्योंकि ऑटो क्लोज लिखा हुआ था तो ऑटो क्लोज ऑन कट, कि ऑटोमेटिकली कट होते ही वो क्लोज़ कर दे, ये उसमें ऑप्शन था। और ये था लीव एज वन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही रहने दे। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी बार से और यहाँ से फिर अब इसे कट करेंगे। तो अब देखिए अब इसने उसे अब नहीं किया फिल। हालांकि देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे ही है जो का तू, लेकिन
इसको एजेस से जब ये नोड कट होता है तो ये पोर्शन इस्तेमाल होता है कट करने के लिए, नोड टू एजेस। अभी हम इसको एक मरतबा और शेप को कंट्रोल क्यू एक मरतबा और कर लेते हैं, तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को कट कर सकते हैं। अभी देखिए ये पोर्शन दूसरा सेलेक्ट था ऑटो क्लोज, तो इससे हमें दिखाई दे रहा है कि कट हुआ है या नहीं। ऐसे पोर्शन सिलेक्शन में एक और शेप हम ले लेंगे जिसमें हम ऐसे कलर फिल करेंगे। अब इसे हम कट करेंगे, ये एक नोड से अनदर नोड। जब हम कट कर देंगे तो कट करने के बाद में अगर आपको डायरेक्टली ऐसे मूव करने में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कट तो हो चुका है लेकिन ऑब्जेक्ट तो सारा सेलेक्टेड है। तो ऑब्जेक्ट सारा सेलेक्ट है, जो कि अनग्रुप वगैरह का ऑप्शन में डायरेक्टली नहीं है कि ग्रुप और अनग्रुप वाला। तो हम उसके क्या करेंगे कि शेप टूल लेंगे, शेप टूल लेके उसको सेपरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कट यहाँ पर लगाया था, तो ये कट लगाने के बाद देखिए खुल गया डायरेक्टली। अभी देखिए ये कट डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लगा, तो ये कट नहीं हुआ। तो अभी हम इसको और एक कट लगाते हैं, ये हमने कट लगाया है। अब देखिए, तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि नाइफ़ टूल्स का इस तरह से कट करने के लिए, मतलब इसको ब्रेक कर देने ऐसे, सिर्फ आपने उसको निशान लगा दिया नोट को, तो आप कहीं पर भी कितने भी निशान लगाइए उतने उसके टुकड़े होंगे। तो देखिए फिर यहाँ से आप उसको कट टूल से सेपरेट कर सकते हैं वो सेगमेंट को। अब अगर हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट था ए टूल, तो ए टूल में क्या डिफरेंस हुआ कट करने के बाद। तो जब हम नाइफ़ टूल से इसको कट किया था तो उसने बताया था कि ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करो कि ऑटो क्लोज़ कर दो कट पर। तो ऑटो क्लोज़ करने के बाद क्या हुआ हम देखते हैं। ये हमने कट लगाया था, अब यहाँ पर हम शेप टूल लेंगे। शेप टूल की मदद से देखिए ये जब सेपरेट करेंगे तो ऑटो क्लोज़ का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली फिल कर दे उसे, जितना हम पोर्शन को साइड में लेंगे। तो इस तरह से वो पोर्शन को वैसे रख रहा है। और दूसरे का मतलब क्या था नाइफ़ टूल के कि लीव एज वन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही रखिए, कि अगर हम कट लगाते हैं तो उसे एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही रखिए। तब हम आप शेप टूल से अगर उसको सेपरेट करना चाहेंगे तो इस तरह से ये कट्स से निकल जाएगा, इस तरह से। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम ऐसे कट लगाकर अलग कर सकते हैं, या फिर उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पर भी रख सकते हैं। और कितना इरेज़र की थिकनेस कितनी चाहिए, कि कितना लेवल पे कट होना चाहिए। बहुत हल्का सा होगा तो दिखाई नहीं देगा, और अगर आप यहाँ से थिकनेस बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा खासा गैप उसमें दिखेगा कट का। तो ये डिफरेंस है कट का। तो ये था नाइफ़ टूल। नाइफ़ टूल के बाद में है अब इरेज़र। इरेज़र का शॉर्टकट है एक्स। तो अब हम इरेज़र लेंगे। अब देखिए इरेज़र यहाँ पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ही थिकनेस इसकी बहुत कम है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में इरेज़र की थिकनेस है, तो जहाँ पर ये 1 था तो हम उसको कर देंगे 10। अब देखिए अब ये ऑब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है। अब प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर और ऑप्शंस है कि ऑटो रिड्यूस ऑन इरेज, और है सर्कल और स्क्वायर। कि आपको इरेज़र कैसे चाहिए, सर्कल था ये आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप इससे ऐसे इरेज कर सकते हैं। सिंपल काम है इरेज़र का कि आप उसको ऐसे फिर इरेज कर सकेंगे। अब हम पेंट में उसमें तो जैसे कि कलर लेते हैं चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर हम इरेज़र से डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऐसे इरेज कर पाएंगे। तो ये स्क्वायर मोड था, अगर हमने इसको सर्कल कर दिया तो सर्कल मोड में इरेज होगा। कि अगर सपोज़ कीजिए किसी को ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको सर्कल शेप में ऐसे करना है रिक्वायर्ड, और ऐसे भी कर सकते हैं एक नोड से लेकर दूसरा नोड, इस तरह से उसको मतलब उसका निशान लगाकर वैसे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम उसे इरेज कर सकते हैं। अब ये था ऑटो रिड्यूस ऑन इरेज। ऑटो रिड्यूस अगर हम नहीं करते तो जितना हम पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही
वो इरेज होगा, ऑटो रिड्यूस नहीं होगा। ऑटो रिड्यूस में पहले क्या था कि ऑटोमेटिकली उसने रिड्यूस होना है बाकी पोर्शन भी। तो अगर आप ये नहीं लेते तो ऑटो रिड्यूस, तो आप उसको ऐसे कर सकते इरेज। तो ये था इरेज़र का काम। उसके बाद में नेक्स्ट टूल है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का क्या मतलब होगा कि हमारे पास एक शेप मौजूद है, उस शेप में वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से जब हम ये टूल को लेते हैं तो अब हम वर्चुअल सेगमेंट यानी कि एक रेक्टेंगल वे में ऐसे आ जाएंगे। तो वर्चुअल सेगमेंट मतलब कोई एक ऐसा शेप है जिसका अलग सेगमेंट है। जैसे कि अगर हम इसको कंट्रोल क्यू करके अगर शेप एक बना लें और इसको नोड दे दे दो, और उसे हम नोड को इस तरह से रखते हैं, तब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट जब डिलीट करता है तो कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए कि अगर ये बॉक्स है उसके साथ में आपने एक और रेक्टेंगल लिया, फिर एक और रेक्टेंगल उसमें ऐड किया, ऐसे आपने रेक्टेंगल्स ऐड किए हैं और उसका मिलाकर कोई एक शेप को डिज़ाइन किया है। तो अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से जिस पोर्शन को आप डिलीट करेंगे तो उतना एक ही ऑब्जेक्ट वहाँ से डिलीट हो जाएगा, उसका मतलब ये है। और अगर हम इसको ग्रुप कर देते हैं, सबको ग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्रेस करने के बाद सारा ऑप्शन आएगा, पूरा सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऊपर है ग्रुप, कंट्रोल जी उसका शॉर्टकट है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद भी आ जाएगा कंबाइन ग्रुप। अगर हम इसे ग्रुप कर देते हैं और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट लेते हैं तो तब भी उतना ही पोर्शन जो सेपरेट था वही, यानी कि वर्चुअल सेगमेंट के अलग जो सेगमेंट आ रहा है उसे ही वो डिलीट कर पाएगा। अगर हम इसे कंबाइन कर देते हैं या कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं और उसको कर देते हैं अनग्रुप ऑल और उसे कर देंगे अब कंबाइन, कि सारे मिक्स हो गए एक दूसरे में। अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से देखेंगे तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट में अब भी उतने पोर्शन ही वो होंगे। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन था ये तो पूरा था, लेकिन वर्चुअल सेगमेंट डिलीट में इस तरह से कर रहा है इसको डिलीट। देखिए इस तरह 2 मरतबा इसे कट किया गया, 1 मरतबा 2 मरतबा ऐसे। तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से हम इस तरह डिलीट कर सकते हैं। देखिए कुछ मतलब उसके कुछ सेगमेंट्स वहाँ पर रह जाएंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट में। तो ये काम था वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। उसके बाद अब जो मैग्नीफायर है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को जूम नहीं कर पा रहे, ये देख नहीं पा रहे, जैसे कि हमने यहाँ पर रफ एंड ब्रश का इस्तेमाल किया, हम ये देख नहीं पा रहे सपोज़ कि इसमें क्या चेंजेस हुए, और इसको हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे पहले, तब ये उस पर अप्लाई होगा। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो अब हम यहाँ पर जूम टूल जो कि Z से आता है, इसको ऐसे ऑब्जेक्ट पर अगर सेलेक्ट करेंगे उतना रेक्टेंगल लेकर तो उस ऑब्जेक्ट तक वो जूम होगा। जूम आउट करने के लिए हम यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं उसके टूल बार से, प्रॉपर्टी बार से। और उसी तरह यहाँ पर दूसरे भी हैं, जूम टू सेलेक्टेड, यानी कि जितना आपने सेलेक्ट किया होगा, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है 2-3 यहाँ पर ड्रॉ, तो ड्रॉन ऑब्जेक्ट्स में से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको ही अगर आप जूम करना चाह रहे हैं तो जूम टू सेलेक्टेड, तो सिर्फ सेलेक्टेड ही प्रॉपरली, उसको आपको बताना नहीं पड़ेगा कितना जूम, एक्यूरेट वे में वो करेगा। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास है उतनी हद तक ही वो करेगा, पूरा पेज उसने जूम नहीं किया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स तक जूम होगा। जूम टू पेज, ये पूरा पेज जूम होगा। जूम टू पेज विड्थ, कि पेज विड्थ के हिसाब से जूम करना, और पेज हाइट जूम टू पेज हाइट के हिसाब से। तो ये जूम के प्रॉपर्टीज़ का था इस्तेमाल। उसके बाद है फ्री हैंड टूल, जो कि है F5 से आप ला सकते हैं। फ्री हैंड टूल मतलब आप फ्रीली कैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बाद में वो कर्व कर देगा। देखिए अभी हम यहाँ से कैसे भी बना रहे, पूरा प्रॉपर कर्व नहीं है, लेकिन उसको लीव करने पर हमारा वो प्रॉपरली कर्व बना कर दे देंगे। तो ऐसे कुछ डिज़ाइंस अगर आप बनाने चाह रहे हैं
तो तब वो जाकर ऐसे फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल आ सकेगा। और फ्री हैंड टूल आने के बाद यहाँ पर देखिए उसका फिर से यहाँ पर एरोज़ का पॉइंट, या फिर कहा जाए कि उसमें उसके लाइनिंग कैसी होनी चाहिए, बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स की टाइप। फिर उसी तरह से ये वाला कौन सा था, ये था स्टार्ट एरो हेड, ये स्टार्टिंग वाला, और ये एंड एरो हेड। और उसके बाद में यहाँ पर है ऑटो क्लोज कर्व, कि अगर कर्व को ऑटोमेटिक क्लोज कर देना है। अगर सपोज़ कीजिए अभी हम ये जूम लेंगे और जूम टू सेलेक्टेड कर देंगे, अभी हमारे पास देखिए जो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये अगर हमने नहीं लिया था लास्ट का, अगर हम लास्ट का चेंज कर रहे हैं तो देखिए इस नोट पर फ़र्क दिखाई देगा कि कैसे आएंगे ऑब्जेक्ट्स। और ये फ्रंट का है, और ये मिडल में लाइंस एंड अदर्स ऐसे ले सकते हैं। और जब हम ये ऑटो क्लोज कर्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए कर्व घूमकर क्लोज हो गई। यहाँ से देखिए कर्व आ गया है, कंट्रोल जेड करेंगे, ये कर्व था। अब ऑटो क्लोज जब हम करते हैं कर्व को, मिसाल के तौर पे एक कर्व एक फ्री हैंड टूल से ऐसे बनाएंगे कर्व, अब इसको ऑटो क्लोज, तो देखिए यहाँ से उसने ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया। तो ऑटो क्लोज कर्व मीन्स ये रैप पैराग्राफ टेक्स्ट, मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसके साथ कैसे होना चाहिए ये शेप, जैसे कि टेक्स्ट फ्लोस लेफ़्ट, के टेक्स्ट लेफ़्ट में आ जाना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट राइट में। टेक्स्ट फ्लोस राइट, के टेक्स्ट ने लिखा हुआ जो रहेगा वो राइट से होना चाहिए। अगर कोई लिखा हुआ कुछ यहाँ पर रहेगा तो ए टूल से हम आगे देखने वाले, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अगर इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है फ्री हैंड टूल, अगर यहाँ पर हम बना रहे हैं देखिए फ्री हैंड टूल, तो यहाँ पर जब रैप टेक्स्ट के फीचर आएंगे, ऑटो क्लोज ये हो गया, तो अब यहाँ पर रैप टेक्स्ट के फीचर में टेक्स्ट फ्लोस लेफ्ट, ये जो फंक्शन है काउंटर के तौर पर टेक्स्ट फ्लोस लेफ्ट, टेक्स्ट फ्लोस राइट, और स्टेडल टेक्स्ट, टेक्स्ट फ्लोस लेफ्ट स्क्वायर के वे में, काउंटर के वे में इस तरह से रैपिंग स्टाइल्स, और स्क्वायर के मैनर में इस तरह से। तो ये सारे इस्तेमालात हम यहाँ से कर सकेंगे, लेकिन कब कि जब ये टेक्स्ट सिस्टमेटिक जब लिखा होगा, तो ये आपको बताने के लिखा गया कि ऐसे में अगर ये आता है तो उसकी अलाइनमेंट ऐसे करके देगा। और स्टेडल टेक्स्ट, ये सारा टेक्स्ट रैपिंग स्टाइल है ये। उसी तरह से यहाँ पर इसकी आउटलाइन की थिकनेस वगैरह यहाँ से हम ले सकेंगे कि आउटलाइन हमें कितनी चाहिए उस शेप की पर्टिकुलर। हेयरलाइन नन कर देने पर वहाँ से आउटलाइन हट भी सकती है, कि सपोज़ कीजिए आपने कोई शेप लिया, उसमें कोई कलर फिल किया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये आउटलाइन नहीं चाहिए आपको, तो फिर आप नन कर सकते हैं। नन कर देने पर इस तरह से रहे। तो ये इस्तेमाल था फ्री हैंड टूल का, और उसके हमने देखे कि उसके प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ तक पहले आपको इस्तेमाल करना है फ्री हैंड टूल का। और ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अभी तो देखिए यहाँ से हम जो भी कलर बॉक्स पर क्लिक करते हैं राइट साइड से तो उसमें कलर आ जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है स्मार्ट फिल टूल। तो स्मार्ट फिल टूल के अंदर जब हम जाते हैं तो ऊपर देखिए यहाँ पर से फिल ऑप्शन में स्पेसिफाई है, नो फिल है, यूज़र डिफ़ॉल्ट है। तो स्पेसिफाई में अगर हम यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं और इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो ऐसे ड्रैग हो जाएगा उसमें कलर। आउटलाइन ऑप्शन के अंदर भी स्पेसिफाई है कि आउटलाइन आपको कितनी चाहिए। सेम वही चीज़ें यहाँ से है कि आउटलाइन में आपको कैसी चाहिए थी, फिर आप आउटलाइन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको आउटलाइन मिल जाएंगे। तो सिंपली स्मार्ट फिल टूल का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट्स पर जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसे बनाकर दे देगा कि फिल ऑप्शन या आउटलाइन ऑप्शन जो भी आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रॉपरली स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल टूल के बाद में अब है रेक्टेंगल टूल। F6 से आएगा, तो रेक्टेंगल से ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसके सब ऑप्शंस है, जिसमें रेक्टेंगल है और 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। 3 पॉइंट मतलब आप उसको अगर आपको 3D वे में ऐसे बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे बना लीजिए। आप उसको ऐसे क्रॉस से ले जाना चाह रहे हैं या ऐसे ले जाना चाह रहे हैं या ऊपर से नीचे लाना चाह रहे हैं
ये नीचे से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह का आकार देना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे आकार दे सकते हैं कि जैसे पैंट लुक बन गया, तो आपने इसको ऐसे लुक दे दिया था। तो जैसे भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये ऐसे आप थ्री पॉइंट रेक्टेंगल 3D वे में उसको कर सकते हैं। उसके बाद में एलिप्स टूल F7 से आता है। ये तो सिंपल बनेगा, लेकिन इसके बाद भी सब पॉइंट में 3 पॉइंट एलिप्स टूल है। इसे अभी जैसे बताया गया था, तो फिर आप उसको ऐसे लीजिए या फिर उसको इस तरह से ओपन कीजिए, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं। तो आप उसको 3 वे में ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कि कभी कभार ऐसा टेबल होता है, टेबल के ऊपर आपको थोड़ा सा ऐसे बताना पड़ सकता है, ऐसे कुछ चीज़ें रहेंगी, तो तब आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट स्टार टूल। स्टार टूल में यहाँ पर ये स्टार आ गया। स्टार के बाद में सब टूल में है, स्टार के बाद पॉलीगन टूल में यहाँ पर है पॉलीगोनल वे में वाई, तो वाई से आ जाएगा वो इस तरह से। यहाँ से आप एजेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और शेप से मल्टीपल एजेस और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये जो बात कर रहे थे जितने भी स्क्वायर की उसकी, तो इसमें भी सबके प्रॉपर्टीज़ में ऊपर उसकी थिकनेस वगैरह रखी गई है, तो ये भी आप साथ ही साथ चेक कर सकते हैं। जिसमें अभी हमारे पास जो शेप चल रहे हैं, तो उसकी देखिए यहाँ पर अब जो प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जितने आप लेना चाह रहे हैं, देखिए अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ़ पॉइंट बढ़ा देते हैं, तो इसको हम बढ़ाकर ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं उसको, सपोज़ इनवर्ड्स वगैरह कर सकते हैं इसे, और थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये इस्तेमाल इसके कर सकते हैं। स्टार लेने के बाद भी सेम वैसे ही हम उसके पॉइंट बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए शार्पनेस कितनी होनी चाहिए, तो 53 थी, अगर हम 80 ले लें, तो देखिए शार्पनेस में अंदर की तरफ हो जाएगा। कि शार्पनेस मीन्स कि उसकी नोक जो रहेंगी, कॉर्नर्स, वो कितने शार्प होने चाहिए। अगर आपने शार्पनेस ज़्यादा की तो ज़्यादा, और अगर आप शार्पनेस को कम करते हैं तो हो जाएंगी कम। तो ये स्टार टूल का था। कॉम्प्लेक्स स्टार टूल मीन्स कि आपने कॉम्प्लेक्स स्टार लिया। अब यहाँ पर से जब आप इसको बढ़ाएंगे पॉइंट्स, तो इस तरह से बढ़ेंगे, और यहाँ से अंदर से पिरामिड वे जब आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, तो देखिए अंदरूनी तौर पर वो मैक्सिमम 3 वे में छोटा हो जाएगा। तो ये टूल्स के इस्तेमाल इसमें थे। अभी देखिए ऐसे ये टूल बन गए हैं। डायरेक्टली तो हम ऐसे उसको टूल को इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स स्टार। ग्राफ पेपर मीन्स डी से आएगा, तो ग्राफ पेपर यानी कि आप डायरेक्टली तरसीम पेपर जैसे आता है वो बनाना चाह रहे हैं। तब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं ज़रूरी कि टेबलिक वे में। अभी हम इसको सारा इरेज कर देंगे। सबसे पहले एक नया पेज यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, और ये जो पोर्शन है इसको हम डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके। Ctrl+A प्रेस करके हम उसको डिलीट कर देते हैं, तो Ctrl+A से सारा डिलीट हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ पेपर ये जो चल रहा था, तो ये 4 3, तो अब 4 के बाद में हमें इसको अगर 3 कर देते तो 3 हो जाएगा 2, और यहाँ से बढ़ाते हैं हम, तो ये इसको बढ़कर ये मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी हम जब ड्रॉ करेंगे तो जब ले सकते हैं। तो अभी हमने जैसे बढ़ाकर लिया था यहाँ से कि ग्राफ पेपर पर पहले जाना है, 2 ले रहे हैं आप और ये 10 ले रहे हैं या 20 ले रहे हैं, तो ये बताकर जब आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने से पहले ये चीज़ कर देना है। तो देखिए 2 कॉलम और 20 रोज़ के हिसाब से यहाँ पर ये तरसीम बन गया था। तो आपको टेबल फॉर्म अगर बनाना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें। तो ये था ग्राफ पेपर का। उसी तरह से स्पाइरल जिसका है ए, तो आप ऐसे स्पाइरल कर सकते हैं। उसमें भी आप कितने स्पाइरल बढ़ाना चाह रहे हैं, 8 10, तो 10 स्पाइरल। तो स्पाइरल वे उल्टा स्पाइरल लेना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा, तो ये चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें। और हमारे पास में अभी फ्री हैंड टूल में और कुछ ऑप्शन रह गए थे। तो ये फ्री हैंड टूल में देखिए ऑप्शन है बेजियर टूल,
जिसमें देखिए ऐसे लाइंस को हम कर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब तक आप डबल क्लिक नहीं कर देंगे तो वो पॉइंट एंड नहीं होगा या फिर दूसरा शेप नहीं चेंज करते। तो बेजियर टूल में हम इस तरह से ये सारा बना सकते हैं। इसके भी एंड प्रॉपर्टीज सेम है फ्री हैंड की तरह, कि जब हम बेजियर टूल ले लेते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज़ देखिए यहाँ पर बन जाने के बाद में सेम आ जाएंगे ऊपर। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा है आर्टिस्टिक मीडिया, आई से ही आएगा। तो आर्टिस्टिक मीडिया में देखिए यहाँ से अगर हम जैसे ही कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो ऐसे देखिए आ जाएगा। पहले हम कंट्रोल ले करके सारा डिलीट कर देंगे। तो ये ऐसे बन जाएगा आर्टिस्टिक मीडिया। अब आर्टिस्टिक मीडिया में देखिए अलग अलग ऑप्शंस है। एक तो ये था कि लाइन वे में ये आ रहा था, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हम यहाँ से ले सकेंगे। लेकिन अगर हमें दूसरा लेना है तो देखिए यहाँ पर है ब्रश। आर्टिस्टिक मीडिया से आप एक ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये आर्टिस्टिक मीडिया का, कि देखिए यहाँ पर आप एरो ले सक रहे हैं उसे, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। कार्टूनिक ग्राफिक फॉर्म अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, जिसके अंदर ये देखिए ऐसे शेप्स पूरे चेंज होते हैं। जिसमें अलग अलग टाइप के शेप्स है। ये देखिए रेम्बो वगैरह बनाना चाह रहे हैं या कुछ और, जितने भी चीज़ें यहाँ से आप लेना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया, ये कौन सा था, ब्रश। लेकिन अब स्प्रेयर देखिए, स्प्रेयर जो आता है तो स्प्रेयर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी हम पहले इसको कंट्रोल ले करके डिलीट कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही आप कोई चीज़ को स्प्रे करते हैं, आपने आर्टिस्टिक मीडिया लिया, अब स्प्रेयर लिया और आप ऐसे स्प्रे, देखिए बलून मिल गया। और जितना आप उसको बनाएंगे उतने ज़्यादा वो चीज़ें दिखाई देंगी। मिसाल के तौर पे आई हमने प्रेस किया आर्टिस्टिक मीडिया का, ये बलून था। ऐसे बहुत सारे चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। बबल्स है, एक से ज़्यादा बबल्स, जितने आप उसको ज़्यादा ड्रॉ करेंगे उतने चीज़ें वो आएंगी। तो ये सारा आर्टिस्टिक मीडिया में। ये देखिए टॉफ़ी यहाँ पर आ गई, ये ग्रास, ये पत्ते आ गए, यहाँ पर ग्रास है। उसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, चांद तारे यहाँ पर है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी ऐसे हम बना सकते हैं, आर्टिस्टिक क्लिप्स। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और कितने आना चाहिए कितने नहीं, ये प्रॉपर्टी से डेप्थ स्पेसिंग फॉर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर डेप्थ स्पेसिफिक टू स्प्रेड, कि उसके बीच में स्पेस कितनी रहनी चाहिए। यहाँ पर पूरे ऑप्शन है, रोटेट कितना होना चाहिए, ऑफसेट कितना है, और ये सीक्वेंस में होना चाहिए, डायरेक्शन में होना चाहिए, रैंडम आना चाहिए। तो रैंडम मीन्स कि रैंडमली कैसे भी आना चाहिए, सीक्वेंस में आना चाहिए। यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए फुट प्रिंट्स यहाँ पर आ गए, इंसानों के चलने के फुट प्रिंट्स। ये सारे चीज़ें आप उसको ड्रैग करके आर्टिस्टिक मीडिया से ले सकते हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक मीडिया का नेक्स्ट है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी वे में यहाँ पर हम जैसे कैलीग्राफी करते हैं तो उस वे में ये ऐसे डिज़ाइंस आप बना सकते हैं कैलीग्राफी। उसी तरह से सामने उसके बाद में है प्रेशर। तो प्रेशर मीन्स ये भी उसी तरह से है कैलीग्राफी वे में। तो ये आर्टिस्टिक का था इफ़ेक्ट। साथ ही साथ आर्टिस्टिक के अलावा है पेन। तब जब हम पेन ले लेते हैं तो पेन से हम जैसे ही कुछ चीज़ें बनाएंगे तो ये उसकी ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाती है। अब हम पेन को चेंज करके दूसरा अगर इफ़ेक्ट देखते हैं, पेन के भी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही है, जिसमें से पेन टूल के एरो में जब हम जाते हैं तो पॉली लाइन है। पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, तो पॉली लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए पॉली लाइन का इस्तेमाल होता है। वैसे ही कनेक्टर है, जिसमें कनेक्टर मीन्स कि कनेक्टिविटी। अभी हम यहाँ पर से सबको कंट्रोल ले करके डिलीट कर देंगे। और अब हम जब कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कनेक्टर हम ले लेते हैं। तो ये कनेक्टर है, देखिए कनेक्टिंग वे में पाइप्स की, लाइंस की, जैसे भी हम ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास पाइप्स वगैरह कैसे होते हैं,
तो ये चीज़ें ऐसे कनेक्शंस बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर की भी प्रॉपर्टी है कि कैसे कैसे लो, सिंपल लो या फिर दो ऐसे कनेक्टर वे में लो कि जैसे हम पाइप्स को, वायर को जैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, घर में वायरिंग होती है, उसके पट्टियाँ जो स्ट्रिप्स होते हैं, तो स्ट्रिप्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वैसे कनेक्टर के इस्तेमाल होते हैं कि कैसे होगा कनेक्ट। जैसे कि पज़ल बना रहे होते हैं, मेज़ बना रहे होते हैं, मेज़ जाने का रास्ता, तो आप ये इसकी मदद से एक आपको असाइनमेंट देते हैं कि आप एक मेज़ तैयार कीजिए, कि एक मेज़ को देखिए और मेज़ के हिसाब से ऐसे पूरे बनाइए कनेक्टर्स की हेल्प से। तो एक कनेक्टर की हेल्प से ऐसे आप काम कर सकते हैं, जिसमें कनेक्टर में कुछ टूल्स ऊपर है जो कि सेम थे प्रीवियस वन के तरह। डायमेंशन मीन्स क्या है कि डायमेंशन कोई भी आप एक केमिस्ट्री या फिर आप कोई आप फिज़िक्स वगैरह कर रहे हैं तो देखिए डायमेंशन आता है कि कितना आया इसका डिस्टेंस, वो लिख कर दे देगा डायरेक्ट। ये देखिए डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो आप जो ड्रॉ कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को या फिर आप, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली डिस्टेंस उसका लिख कर देगा 1.46 सेंटीमीटर में है, किस में है। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रीफिक्स क्या लगाने वाले हैं आप, ये डेसिमल है तो फ्रैक्शनल में रखना है कि यूएस इंजीनियरिंग में रखना है, फिर आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है, सफिक्स क्या लगाना है, यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर उसी तरह से इसके टाइप से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में चाहिए आपको या वर्टिकल डायमेंशन में चाहिए। अभी ये सारे देखिए हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में आ रहे थे, तो आपको ऑटो डायमेंशन टूल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो ये डायमेंशन मीन्स कॉल आउट टूल मीन्स ऐसे कॉल आउट वे में आ जाएगा। तो ऐसा इस्तेमाल इसका हम कर सकते हैं ये सारे टूल्स का, जिसमें हमने यहाँ तक अभी देखा है स्पायरल शेप्स तक। अब हम इसके आगे नेक्स्ट डे में आगे के रिमेनिंग टूल्स को करेंगे। थैंक यू।